हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 डीयू सोल का मैं सिलेबस कवर करूँगी और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाली वीडियोस हेल्पफुल होंगी और हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और बाकी के भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ही का चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सिलेबस सबसे पहले गिवन है। यूनिट 1 से लेकर हमारी 5 यूनिट्स हमारी जो है पूरे सिलेबस को कवर करेंगी, जीएसटी एंड कस्टम लॉ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम हर यूनिट के 2 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे और अपना सिलेबस कवर करेंगे, मतलब जितना हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को कवर करूं और आपको समझा पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर 1 हमें गिवन है जिसमें लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ये आता है कि ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, जीएसटी को ना इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो, इसका जो लाइबिलिटी है, इसका जो बर्डन है ये आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको ही डायरेक्टली ये पे करना होता है। ठीक है, आई मीन इनडायरेक्टली आपको ही पे करना होता है। कहने का ये मतलब है, मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए तो हर एक प्रोडक्ट पर जीएसटी लिवाए होता है। आपने तो दुकानदार को सिर्फ उस प्रोडक्ट के पैसे दिए, लेकिन जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है, वो गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट पे टैक्स चुका रही है। कहने का मतलब ये होता है कि वसूला तो आपसे ही जाता है, लेकिन पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है, मतलब जो उस प्रोडक्ट को बना रही है। तो इसीलिए पे तो आप कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हो। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमको याद होगा कि जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, टैक्स सिस्टम बहुत बड़ा था। तो अब सारे टैक्स सिस्टम को मर्ज करके, सारे तो नहीं कह सकते पर मोस्ट ऑफ द टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया था। तो अब देखो, यहाँ पे एक बैकग्राउंड स्टोरी भी गिवन है, वो हम पढ़ लेते हैं। इन एनी वेलफेयर स्टेट इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। है ना, कि किसी भी सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो जो बढ़ रही हैं ज़रूरतें, उनको फुलफ़िल करना है। एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट फिर इन नीड्स को कैसे फुलफ़िल करती है? खर्चा करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। फिर गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास ये पैसा टैक्स से आता है। बीइंग अ डेवलपिंग कंपनी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग है, डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप हो रही है, हैज़ बीन स्ट्राइविंग टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपनी नीड्स को फुलफिल तो करना है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, वो तो कम है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू बीइंग लिवाई ऑफ टैक्सेस। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो पहला रिवेन्यू का सोर्स है वो है टैक्स। गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो टैक्स से मिलता है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स इज टू ऑगमेंट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। तो मतलब जितना ज़्यादा उनको टैक्स मिलेगा उतना ज़्यादा वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट उनको फुलफिल कर पाए। तो अब हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स को समझेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? लाइक इनकम टैक्स, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, कि गवर्नमेंट वो आप ही के ऊपर लिवाई हो रहा है और आपको ही पे करना है, गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हो।
अपनी इनकम पर टैक्स, तो दैट इज इनकम टैक्स भी जिसको हम बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट होता है, जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लिखा हुआ है ना, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर पे डायरेक्टली लगता है और उस पर्सन को डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को वो पे करना होता है। लेकिन वही हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट conduit and at every stage the tax incidence is passed on till it finally reaches the consumer who really bears the brunt of it। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया कि कंज्यूमर ही फाइनली उस टैक्स को बियर करता है, कंज्यूमर ही वो पर्सन है जो टैक्स पे करता है। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, है ना। तो ये इनडायरेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे दिए, गवर्नमेंट तक टैक्स कौन पहुंचाएगा, गवर्नमेंट तक टैक्स जो है वो सप्लायर्स पहुंचाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स पहुंचाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया जो सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो इंडिया में मैंने आपको बताया जीएसटी से पहले जो होते थे वो क्या होते थे, वो होते थे 2000, मतलब ये जो जीएसटी है ये जुलाई 2017 से लागू हुआ है ना, 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी आया। लेकिन उससे पहले क्या क्या टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ओक्ट्रॉय लगती थी, एंट्री टैक्स लगता था, परचेज टैक्स लगता था, तो ये बहुत सारे टैक्स लगा करते थे। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जुलाई 1, 2017 में, तो अब आप देख सकते हैं कि टैक्सेस हमारे दो टाइप के हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे हम। गुड्स जो मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, अदर ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सबको मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया, ठीक है। और सर्विसेज टैक्स भी जीएसटी में ही इंक्लूडेड होगा, मतलब जीएसटी ही पे करना होगा इन सभी के लिए। अब वही इसको जब देखो चार्ट के हेल्प से समझा दिया कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो जिस पे भी लग रहा है, जिस पर्सन पे वो लग रहा है उसी को गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है ना। तो देखो ये अकेला बर्डन झेल रहा है डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या है, हम टैक्स का बर्डन अनदर पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर पे तो कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है, दूसरा पर्सन कर रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी यूनिट में सिलेबस में सबसे पहली लाइन है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो बोला गया विच गवर्नमेंट बॉडीज कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करती हैं, इनको एडमिनिस्टर करती हैं। तो इन्होंने बोला कि इंडिया का 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है। 3 टायर मतलब अभी हम पढ़ेंगे, 3 टीयर भी बोलते हैं इसको, फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें आता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आते हैं लोकल गवर्नमेंट। 3 टाइप की हमारी गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो अब टैक्स लिवाई करने की जो पावर है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो इन्हीं में जो है डिवाइडेड बोल सकते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम लॉ है वो इंडिया का, और इसमें हमारे आपको पता है प्रियम्बल भी होती है, और ये 22 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें 444 आर्टिकल्स गिवन है, 12 शेड्यूल्स गिवन है। इसके अंडर सारे रूल, रेगुलेशन, लॉ लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब बोला क्या गया कि इन्होंने बोला पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इमर्ज हुआ है। और टैक्स लॉ के केस में नोटिफिकेशन और ऑर्डर इज़ नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ इलीगल। देखो इस लाइन का ये मतलब है कि मान लो कि आपने कोई ऐसा रूल, ऐसा नोटिफिकेशन देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि जिस बात को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायरस कहलाता है। अल्ट्रा वायरस का ये मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, और वो चीज़, वो रूल जो है वो इलीगल होता है,
और वॉइड होता है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, वॉइड का मतलब जो कैंसिल होगा ही होगा, मतलब कि वो लीगल नहीं है। इसीलिए अ स्टडी ऑफ द बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। इसीलिए अगर आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है तो आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम सारे तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जरूर पढ़ सकते हैं जी। तो यहाँ पे कुछ हमें आर्टिकल बताए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। 4 आर्टिकल हैं टोटल। इन चारों आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि ये 4 आर्टिकल हमसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 265 हमको क्या बोलता है। आर्टिकल 265 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है वो कहता है कि प्रोहिबिट आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। इट स्टेट्स दैट, मतलब ये क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कानून की नज़रों में हमने जिस अथॉरिटी को टैक्स लिवाए या टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला है, सिर्फ वही अथॉरिटी ही टैक्स लगाएगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी अन्य अथॉरिटी जो है टैक्स ना लगा सकती है, ना कलेक्ट कर सकती है। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है लेजिस्लेशन। कहने का मतलब है अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब कि जो भी टैक्स है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विदिन जो है लिवाए होगा। और लेजिस्लेचर कहने का मतलब है कि कानूनी अथॉरिटी ही टैक्स लगा सकती है, कानूनी अथॉरिटी ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 265 बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल रहा है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी अथॉरिटी टैक्स ना तो लिवाई कर सकती है, ना ही कलेक्ट कर सकती है। अब बात करें आर्टिकल 245 की, तो ये हमसे क्या बोलता है। ये हमसे बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 जो है वो डील करता है रिलेशनशिप। किस चीज़ का रिलेशनशिप, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉ इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट, की लॉ कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है जिसमें MLAs होते हैं, है ना, और पार्लियामेंट में कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कानून बनाने की पावर है ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास होती है। और ये हमको बोलता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है, पूरे इंडिया के लिए भी बना सकता है, इंडिया के किसी पार्ट के लिए भी बना सकता है, और लेजिस्लेचर और ऑफ अ स्टेट जो है वो सिर्फ अपनी स्टेट का ही लॉ बना सकती है। यानी कि लाइक हरियाणा स्टेट है, लाइक दिल्ली स्टेट है, और ये काफ़ी सारी स्टेट है, तो स्टेट अपने स्टेट के लिए बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया या इंडिया के किसी भाग के लिए बना सकता है लॉ। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। मतलब ऐसा कानून जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है वो ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड बी हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक सेकेंड, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि जो कानून पार्लियामेंट ने नहीं बनाया वो इनवैलिड हो जाएगा अगर इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब जो अलग अलग, जैसे अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी टेरिटरी, इंडिया की किसी भी टेरिटरी पे जो है वो लॉ क्रिएट कर सकता है, बना सकता है के लिए। तो अगर ऐसा है और वो पार्लियामेंट में नहीं बनाया तो वो इनवैलिड है। उसके बाद आर्टिकल 246 हमसे बोलता है इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लिवाइंग टैक्स। मतलब आर्टिकल 246 यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देता है कि आप जो है टैक्स लेवाए करिए। वेयर एज पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता है या फिर इंडिया की किसी टेरिटरी के पार्ट के लिए लॉ बनाता है। और वहीं दूसरी ओर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वो कानून बनाता है सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेवेंथ शेड्यूल टू आर्टिकल 246। ये हमसे क्या बोलता है
ये हमसे बोलता है कि कुछ 3 लिस्ट हमें गिवन है जो इस मैटर पर जो है कानून बना सकते हैं। लाइक इन्होंने यूनियन लिस्ट दिया, स्टेट लिस्ट दिया, कनकरेंट लिस्ट दी। क्या है ये तीनों लिस्ट? यूनियन लिस्ट की सबसे पहले बात करेंगे। यूनियन लिस्ट का मतलब इस लिस्ट में पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है अपनी स्टेट के लिए कानून बनाने का। कनकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें दोनों ही सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट को पावर दी गई है कानून बनाने की। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो लिवाए होते हैं अंडर वेरियस लिस्ट 7 शेड्यूल, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है कि अभी जो हमने पढ़े ये तीनों लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में लिखा क्या है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में क्या क्या गिवन है वो लिखे हुए हैं और स्टेट लिस्ट में क्या क्या गिवन है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए बड़ा है बट इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनियन लिस्ट में क्या बोला गया? यूनियन लिस्ट में सबसे पहले आता है आपका इनकम टैक्स। यूनियन लिस्ट का मतलब जो पार्लियामेंट बनाती है। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो रूल बनेंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। तो एंट्री 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम पर टैक्स लगता है यानी कि इनकम टैक्स, वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। यानी कि उसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये भी पार्लियामेंट के पास है, मतलब ये अधिकार एक्सक्लूसिव राइट ये भी यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो लाइक टबैको हो गया, एल्कोहलिक लिक्कर्स हो गए और नारकोटिक्स हो गया, ड्रग्स हो गए, इनके रिगार्डिंग कानून भी पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल परचेज ऑफ गुड्स के सेंट्रल टैक्स जो लगता है, न्यूज़पेपर के अलावा गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, इंटर स्टेट ट्रेड पे भी, और ये सब ये भी यूनियन लिस्ट। और सर्विस टैक्स हो गया, टैक्स ऑन सर्विसेज जो हो गए, ये सब भी यूनियन लिस्ट के पास एक्सक्लूसिव, यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं इनके रिगार्डिंग कानून बनाने के। तो अभी हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट के हाथों में क्या क्या है, मतलब उनके हाथों में कौन से अधिकार है, किस बारे में रूल बनाते हैं वो, ये हमने पढ़ा। लेकिन वही हम बात करें राज्यों की, स्टेट की, तो स्टेट के हाथ में क्या है? फिर स्टेट के हाथ में ये है स्टेट लेवल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है, एंट्री 54। तो यहाँ पे इन्होंने बोला न्यूज़पेपर के अलावा जो गुड्स होते हैं उनकी सेल एंड परचेजेस पे टैक्स लगाना, एक्सेप्ट तो टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अलावा जो हम गुड्स की परचेज या सेल करते हैं उस पे जो है टैक्स लगाया जाता है। और एक्सेप्ट टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के अलावा, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा था यूनियन में आता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। तो ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ड्यूटी वो लोग लगाते हैं अल्कोहलिक लिक्कर्स पे, ओपियम पे, इंडियन हेम्प, ओपियम आई थिंक अफीम होता है, ह्यूमन कंजम्पशन। एंट्री डज नॉट इंक्लूड ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल, तो इसमें मेडिकल पे नहीं लगते, ये बात ध्यान रखेंगे। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? द एंट्री डज नॉट इंक्लूड ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट। अच्छा, तो इन चीज़ों पे नहीं लगते, ठीक है। ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ों पे लगते हैं। और प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, इंडियन अदर, इन पे नहीं लगते, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सेंटर एंड स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस बीइंग लिवाइड इन इंडिया अलोंग विद द रेलेवेंट स्टेटस आर टेब्यूलेटेड बिलो। तो क्या बोला गया? प्रिंसिपल बोले गए कि इनको लाइक अगर देखो यहाँ पे बोला गया कि एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब जो है टैक्स जो है कौन से स्टैट्यूट में आते हैं? तो इन्होंने बोला ये आते हैं सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में आता है, यानी कि इसके रिगार्डिंग रूल्स इसमें गिवन है।
वैसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने बोला कि बेसिक जनरल रेट जो है इसका 12.5% है, जिसमें टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया जो लगाते हैं, मतलब कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर लगाया जाता है, और जनरल रेट 12.5% का है। एक्साइज ड्यूटी की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके रिगार्डिंग रूल्स कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में गिवन है। इसमें भी 10% का रेट लगता है, और एडिशनल जो है वो भी ड्यूटी भी लगती है, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं हम, और 12.5% भी लगता है लाइक जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, और इसमें स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स 4% भी लगता है टैक्स। सर्विस टैक्स की बात करें तो चैप्टर 5 और चैप्टर 5A जो है फाइनेंस एक्ट 1994 का, उसमें हमारे सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स लिखे हैं। तो इसमें भी 14% का रेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाए करती है इस पे। और सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अंडर इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं, जिसमें 2% का ये लोग टैक्स लगाते हैं इंटर स्टेट सेल्स के ऊपर। वैल्यू एडिड टैक्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडिड टैक्स वैट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो लगाते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, और इसका रेट जो है जनरली 5%, 12.5%, 13.5% इतना होता है। वैट पढ़ लेते हैं क्योंकि वैट आपके उसमें भी दिया हुआ है, सिलेबस में काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है वैट का कॉन्सेप्ट। वैट का मतलब क्या? वैल्यू एडिड टैक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि टैक्स में और वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब 100 रुपये टैक्स दे रहे हो, 100 में और वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। किसी भी कमोडिटी पे वैट पे करना पड़े चेन में, चेन का मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो होती है ना, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि आपकी एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आपकी कंपनी गुड्स बनाती है। अब आप क्या करते हो, कस्टमर तक डायरेक्टली तो आप नहीं देने जाते ना उनके घर गुड्स, आप सप्लायर के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी चैन होती है, जिसमें बहुत सारे सेल्स पर्सन सप्लायर्स होते हैं, इन पे हर स्टेजेस पे टैक्स लगता जाता है, वैल्यू ऐड होती चली जाती है प्रोडक्ट में, और कस्टमर तक 10 रुपये की चीज़ जो है वो 15 रुपये की मिलती है कस्टमर को, या 20 रुपये में मिलती है, या बहुत हाई रेट पे मिलती है। तो ये क्या है? वैल्यू एडिड है। तो इट इज़ अ सिस्टम टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द वैल्यू एट द फाइनल और रिटेल पॉइंट ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि मान लो इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी, बहुत सुंदर मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आया है। मान लो कोई प्रोडक्ट 20 रुपये का है जी, ठीक है, अब उस पर वैट लग रहा है मान लो 5% का, तो 20% का 5% कितना हो, 5 दूनी 10, कितना, 1 रुपया, 1 रुपया इस पर टैक्स हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारे जो है सप्लायर्स हैं ABCD, और फिर डी के बाद जो है कस्टमर तक पहुंच रहा है प्रोडक्ट। अब जब आप हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपने ए को बेचा प्रोडक्ट, तो आपने इसको बेचा 21 रुपये का। अब ए जब आगे बी को देगा तो ए जो है इस 21 रुपये के ऊपर 5% टैक्स लगाएगा। ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 21 का 5% जब निकालोगे। ऐसे ही जो भी वैल्यू आएगी, चलो हम 5% भी नहीं लेते, अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो 10% टैक्स है, 5 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, 10% टैक्स है, 1 मिनट, 20 रुपये का प्रोडक्ट और 10% का टैक्स है, तो 10% होता है 2 रुपये। और जैसे कि मैंने बताया ABCD आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, A से B, B से C, C से D, और फिर कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, मतलब कस्टमर तक इनडायरेक्टली पहुंच रहा है। अब 20 रुपये का आप बेच रहे हो A को, और उस पर आप 2 रुपये और वैल्यू एड टैक्स लगा रहे हो, यानी कि आपने उसको बेचा 22 रुपये में। अब A जब आगे B को देगा
तो ए भी 22 रुपये के ऊपर 10% लगाएगा, तो 22 का 10% हो गया 2.2, तो ये हो गया फिर उसकी कीमत हो गई बी तक ये पहुंचा 24.2 में। ठीक है, फिर बी आगे सी को बेचेगा तो और 10% लगेगा। तो इस तरीके से वैल्यू एडिड होती चली जाएगी और कस्टमर बेचारे को महंगा मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू एडिड है। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनल और रिटेल पॉइंट तक जब आता है ना सेल होने के लिए प्रोडक्ट, तो वहाँ तक टैक्स कलेक्ट होता चला जाता है, वैल्यू ऐड होती चली जाती है। वैट इज़ अ कंजम्पशन टैक्स बिकॉज इट इज़ बोर्न अल्टीमेटली बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो मतलब अल्टीमेटली तो उसको कंज्यूमर को ही देना है ना, महंगा जो वो पड़ रहा है वो देगा तो फाइनल कंज्यूमर जो उसको यूज़ करेगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अब ये लोग भी हमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनका एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है कि मान लो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो और द मैन्युफैक्चरर परचेज 4 टाइप ऑफ कमोडिटी। देखो इन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया है, मज़ा आएगा इनकी एग्जाम्पल से। इन्होंने बोला प्रोडक्ट ए आपको बनाना है और उस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपको 4 प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और उन 4 कमोडिटी का क्या नाम है, BCDE। ये चारों चीज़ें चाहिए, इन चारों चीज़ों को मिला के आप एक प्रोडक्ट बनाओगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ए। तो अब आपने इन चारों ही BCDE पे एक्साइज ड्यूटी पे करी होगी इन चारों को खरीदने के लिए। जब आपका अल्टीमेटली जो है प्रोडक्ट ए इन चारों को खरीद के टैक्स पे करके ए प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्टीमेटली जो भी उस ए प्रोडक्ट को खरीदेगा कंज्यूमर है ना, उसी पे ही वो टैक्स बर्डन चला गया, सारा टैक्स तो वही पे करेगा। तो लाइबिलिटी अब इन्होंने बोला ऑन विच ही हैज़ टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स एक्साइज, द एक्साइज ड्यूटी लिवाइबल ऑन सच प्रोडक्ट इज ऑन अ टैक्स बेस विच इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर भी अपनी उस एक्साइज ड्यूटी को ऐड करके ही आगे बेचेगा ना। तो दस जो फाइनल एक्साइज ड्यूटी है, ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे ड्यूटी लग रही है, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और वैट के सिस्टम में क्या होता है, जो एक्साइज ड्यूटी पे की गई BCD कमोडिटी के ऊपर, वो हमने सेट ऑफ कर दी अपने कंज्यूमर को महंगा बेच के प्रोडक्ट, है ना। आपको मान लो BCDE जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल BCDE की यहाँ पे बात हो रही है। BCDE फॉर एग्जांपल B जो है वो 2 रुपये का है, C जो है वो 3 रुपये का है, D जो है 4 रुपये का है और E है 5 रुपये का। अब इन पे आप एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे हो। अब एक्साइज ड्यूटी जो है वो पॉइंट में हो सकती जाएगी, इस पे 0.2 रुपीज़ आई और इस पे 0.5 रुपीज़ आई, इस पे 1 रुपीज़, इस पे 1.5। तो एक तरीके से आप एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे हो। अब ये एक्साइज ड्यूटी आप किससे वसूलोगे अल्टीमेटली, जो आप ये टैक्स पे कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर जो टैक्स पे कर रहा है, इससे आप अपने कंज्यूमर से ही तो वसूलोगे। जब आप फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे और उसको बेचोगे तो ओबियसली ठीक है, तो अपना टैक्स तो जो आपने मैन्युफैक्चरर ने चुकाया उसको तो हमें कवर करना ही करना है। अब ये वैट ऑपरेट कैसे होता है, देखो इन्होंने भी बड़े अच्छे से वैट का ऑपरेशन बताया, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से, बड़े सुंदर चार्ट से। वैल्यू एडेड टैक्स इज लिवाइड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू एड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो कह सकते हैं, एक परसेंटेज, हर स्टेज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेज में इसकी वैल्यू ऐड होती चली जाती है। सेल्स माइनस परचेज विच इज़ इक्विवेलेंट टू वेजेस प्लस इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो इन्होंने चार्ट से समझाया, थोड़ा इनका चार्ट देख लेते हैं, इनका चार्ट देख लेते हैं, इनके चार्ट से क्या समझ में आया। इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरर ए है जी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ए, एक सेकेंड, देखो मैन्युफैक्चरर ए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको इन 2 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है।
मान लो मैन्युफैक्चरर ए जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, इसका नाम दे देते हैं क्यू दे देते हैं। क्यू से एक प्रोडक्ट बना रहा है क्यू नाम का। अब क्यू को बनाने के लिए दो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। अब मैन्युफैक्चरर को ऑब्वियसली पहले ये दोनों खरीदने पड़ेंगे तभी तो वो क्यू बना पाएगा, क्यू प्रोडक्ट बना पाएगा, राइट। तो जब उसने एक्स प्रोडक्ट खरीदा तो उसका सेल प्राइस था 100 रुपये और ग्रॉस वैट जो उस पर लग रहा था, वैट यानी कि उसको ऑब्वियसली कुछ भी खरीदोगे तो वैट तो पे करना पड़ेगा 12.5%। तो 12.5% 100 रुपये का कितना होता है 12.50। तो यहाँ पे उसने कितना, मैन्युफैक्चरर ने वैट दिया 12.50 का उसने वैट दिया, ठीक है। अभी तो एक प्रोडक्ट पे दे रहा है वो। प्रोडक्ट वाई की बात करें तो प्रोडक्ट वाई भी खरीद रहा है वो 100 रुपये में, 4% वो वैट दे रहा है तो 4 रुपये इसने यहाँ और दे दिए, यानी कि ये 16.50 तो वैट भर ही चुका है क्यू को बनाने के लिए। अब ऑब्वियसली 100 रुपये भी भर दिए इसने, वैट भी भर दिया 16.5 का। तो अब सेल प्राइस ये क्या रखेगा, समझेंगे इस बात को। इसने अपना सेल प्राइस रखा 300 रुपये का, ऑब्वियसली 200 रुपये तो यहाँ खर्च कर ही चुका है यहाँ पे, और साथ में 300 रुपये का इसने 12.5% निकाला जो कि आया 37.50। और क्योंकि ये पहले से ही ये 16.50 भर चुका था, इसको ये माइनस कर देगा, यानी कि अब टोटल इसका बचा 21, नेट वैट इसका आया 21। ओके, तो अब बात करेंगे यहाँ से इसके होलसेलर की, होलसेलर बी की। होलसेलर बी को इसने बेच दिया, मतलब कि 300, मतलब इसी में मिला के 300 में इसने बेच दिया। अब होलसेलर बी क्या कर रहा है, उसी सेम प्रोडक्ट को वो 400 रुपये में बेच रहा है, और 400 रुपये का 12% कितना आया 50 रुपये। तो इसका नेट वेट कितना हो गया 50 में से 37.50 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ बी ने ए ने बी से 37.50 ही तो वसूले थे, ये रहा 37.50, ठीक है जी। तो अब इसने ऑलरेडी बी ने ए को तो 37.50 दे ही दिया, अब इसका नेट वेट कितना बना 12.50 का बना। वही रिटेलर की बात करें, जब इसने रिटेलर को बेचा तो रिटेलर सी जो है वो 500 रुपये में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है और उसका 62.50 वैट बन रहा है। अब वो ऑलरेडी 12.50 तो भर ही चुका है, सॉरी 12.50 बोल दिया, 50 रुपये तो भर ही चुका है। तो ये इसका भी वैट जो है वो कितना आया 12.50। अब इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, इनकी एक्सप्लेनेशन को भी हम ज़रा रीड कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरर ए के लिए जो इनपुट्स थे, यानी कि एक्स और प्रोडक्ट वाई, लग रहा था ना इनको ए को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई को ख़रीदना था, तो उसने वो ख़रीदे, ठीक है, ख़रीद लिए। और जैसे एक फार्मर को ख़रीदना पड़ता है ना अपनी खेती करने के लिए, सीड, फीड, फर्टिलाइज़र, ये सब, ऐसे ही कुछ भी तुम्हें बनाना पड़ेगा तो तुम पहले कुछ रॉ मटेरियल तो ख़रीदोगे ना, तो वो रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो देयर वैट इम्पैक्ट इज़ नॉट कंसीडर्ड। इन्होंने बोला बी इज़ अ होलसेलर एंड सी इज़ अ रिटेलर, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला कि एक्स एंड वाई आर परचेज एंड 100 ईच, मतलब 100 रुपये के एक्स प्रोडक्ट खरीदा, 100 रुपये का वाई प्रोडक्ट खरीदा, और 12.5% टैक्स एक्स प्रोडक्ट पे उन्होंने भरा मैन्युफैक्चरर ने, और 4% वाई प्रोडक्ट पे भरा। तो आफ्टर एडिंग वेजेस, सैलरी, मैन्युफैक्चरर एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरर ए ने अपना प्रॉफिट भी ऐड किया और फिर डिसाइड किया कि वो अपना ये जो प्रोडक्ट है वो 300 रुपये में बेचेगा मार्केट में। अब जो ग्रॉस टैक्स है उसका रेट है 12.50 का, तो अब 300 रुपये का जो 12.50 है वो है 37.50। अब ए ने तो ऑलरेडी 200 रुपये पे टैक्स पे कर दिया, कितना 16.50 का, तो वो टैक्स भर ही चुका है पहले से ही एक्स और वाई को खरीद के।
तो उसको इस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मतलब वापसी मिलेगा। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ 37.50 उसको भरना है, लेकिन 16.50 वो पहले से ही भर चुका है, तो वो नहीं भरेगा। उसके अलावा जितना बचा 21 रुपये, वो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये ही वैट गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके अलावा उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। सिमिलरली अब होलसेलर बी ने भी ऐसा ही अपना प्रॉफिट वॉफिट ऐड करके उसी सेम प्रोडक्ट को 400 रुपये में आगे रिटेलर को बेचा, लेकिन बी ने ऑलरेडी 37.50 का टैक्स पे कर दिया है ए को, तो बी की लाइबिलिटी ऑब्वियसली 400 रुपये का हम जब 12.5% निकालेंगे तो 50 रुपये आएगा, लेकिन 37.50 क्योंकि बी पहले से ही ए को पे कर चुका है, राइट। तो अब बी की जो लाइबिलिटी बनेगी वो सिर्फ 12.5 रुपये की बनेगी, और इसी तरीके से सी की बनेगी। तो ये था हमारा वैट पूरा सिस्टम। आई थिंक आज के लिए बहुत है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।